तो नमस्कार बच्चों, आज हम फिर मिले हैं और आपको ध्यान होगा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कोशिका जीवन की इकाई। तो उसमें क्योंकि आपको पता है गुणसूत्र क्या होते हैं और केंद्रक क्या होता है, तो कोशिका को आगे बन चुकी है। अब उसे करना होगा विभाजन। क्यों करना होगा विभाजन? क्योंकि उसको अपनी संख्या बढ़ानी है। हम कौन से जीव हैं? बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक। तो हमारा जन्म होता है एक कोशिका से और उस एक कोशिका को हम क्या कहते हैं? युग्मनज। क्या कहते हैं? युग्मनज माने जाइगोट। और ये बनता कैसे है? पुरुष का शुक्राणु मादा के अंडाणु से करता है निषेचन और बनाता है युग्मनज, जाइगोट, जिसकी गुणिता क्या होती है? द्विगुणित, 2n लिखते हैं हम उसे। तो हमारा जो जीवन है वो शुरू हुआ युग्मनज से और युग्मनज में शुरू हो जाते हैं विभाजन विभाजन विभाजन। लेकिन विभाजित होने से पहले एक कोशिका चलाती है आपका कोशिका चक्र। क्या चलाती है? कोशिका चक्र। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपनी रैंक प्लस की टीम से मिलवाता हूं, जो आपको अलग अलग विषय, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे और आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी बहुत अच्छी होती जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। और यहां पर है कोशिका चक्र। कोशिका चक्र क्या होता है? कोशिका चक्र को हम इंग्लिश में कहते हैं सेल साइकिल। मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि हमारा जन्म होता है एक कोशिका के रूप में, जिसे युग्मनज कहते हैं, और ये युग्मनज चलाता है कोशिका चक्र। तो कोशिका चक्र क्या है? एक कोशिका की जन्म से लेकर वृद्धि, परिपक्वन, विभाजन माने जनन होके दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होना, परिपक्व होना और अंततः मृत हो जाना, मर जाना, इन सभी वृतांतों का कोशिका के जन्म से लेकर कोशिका के मृत्यु तक, उस पूरे चक्र को हम कहते हैं कोशिका चक्र। क्या कहते हैं बेटा? कोशिका चक्र। तो ये जो कोशिका चक्र है ये बहुत ज़रूरी है। और पहले मैं आपको बताऊंगा कि कोशिका चक्र जो होता है वो दो प्रावस्थाओं में विभाजित होता है। तो मैंने यहाँ पर एक कोशिका चक्र बना दिया है, ठीक है। ये कोशिका चक्र दो अवस्थाओं में विभेदित होता है। ये जो ऊपर वाली है ये बहुत कम समय के लिए होती है, लगभग ये इसका समय होता है 4 से 5%। ये 4 to 5% समय, 4 से 5% समय में पूर्ण हो जाती है। जबकि ये जो पूरा नीचे का जो हिस्सा होता है ये 95% से भी अधिक समय लेता है। ये जो बड़ी वाली अवस्था होती है इसे हम कहते हैं अंतरावस्था। अंतरावस्था, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं इंटरफेस। क्या कहते हैं? इंटरफेस। और ये वाली जो अवस्था है जो 4 से 5% समय लेती है, इसको हम कहते हैं विभाजन अवस्था। विभाजन अवस्था, और हम इंग्लिश में इसे कहते हैं डिवीजन फेस, ठीक है। तो ये जो अंतरावस्था है, पुराने समय के वैज्ञानिक इसको विश्रामावस्था या रेस्टिंग फेज कहकर बुलाते थे। रेस्टिंग फेज क्यों कहते थे? क्योंकि इसमें विभाजन नहीं होता है, और विभाजन अवस्था होती थी, कहलाती थी सक्रिय अवस्था। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर कोशिका खाना नहीं खाएगी और बड़ी नहीं होगी तो विभाजन कैसे करेगी? तो विभाजन होने से पहले एक कोशिका के अंदर सारी उपापचयी गतिविधियां, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, जिससे वो विभाजन के लिए आगे अग्रसर होती है। पहले मैं आपको इस चित्र से समझा दे रहा हूं, फिर मैं आपको एनसीईआरटी वाला चित्र भी बताऊंगा। तो ये जो अंतरावस्था है ये 3 उपावस्थाओं में विभेदित होती है, 3 सब क्लासेस में। सबसे पहला होता है ये, इसको हम कहते हैं G1। क्या कहते हैं? G1। यहां पर जो ये अवस्था है इसको हम कहते हैं S प्रावस्था। यहां पर जो अवस्था है इसे हम कहते हैं G2 प्रावस्था, ठीक है। तो G1, G का मतलब होता है ग्रोथ माने वृद्धि। तो ये है हमारी वृद्धि प्रावस्था 1 माने ग्रोथ फेज 1।
और जबकि इसको ये देखो, अगर आपसे कोई पूछे कोशिका चक्र की दो प्रमुख प्रावस्थाएं बताएं, तो एक तो होगी एस प्रावस्था और विभाजन अवस्था को कहते हैं एम प्रावस्था। जैसे आपकी क्लासेस होती हैं, है ना, जैसे आपकी सुबह 11 बजे केमिस्ट्री की क्लास थी, फिर 4 बजे मेरी क्लास है, तो इसके बीच की जो अवस्था है वो क्या हो गया आपका इंटरवल, मतलब अंतराल। तो ये G1 और G2 अंतराल अवस्था है, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम क्या है, अंतराल प्रावस्था। एक, इसमें आपको प्रमुख रूप से क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको प्रमुख रूप से यह ध्यान रखना है कि इसमें सिर्फ दो चीजें होती हैं। पहली चीज इसमें होती है आरएनए संश्लेषण, एक तो आरएनए बनता है और दूसरी चीज क्या बनती है, दूसरी चीज बनती है नॉन हिस्टोन प्रोटीन संश्लेषण, नॉन हिस्टोन प्रोटीन संश्लेषण। बाकी इसमें कुछ कोशिकांग भी विभाजित होते हैं, लेकिन दो मुख्य जो कार्य हैं इसमें वो है आरएनए संश्लेषण और नॉन हिस्टोन प्रोटीन संश्लेषण। अब इसके बाद आती है दूसरी प्रावस्था जिसे हम कहते हैं एस प्रावस्था। एस की विस्तृत रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है, इसका मतलब है सिंथेसिस फेज, या फिर हम इसे कहते हैं संश्लेषी अवस्था। इसको संश्लेषणी अवस्था क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें सबसे पहली प्रमुख चीज होती है डीएनए का संश्लेषण या डीएनए पुनरावृत्ति, डीएनए सिंथेसिस होता है और इसी के लिए इसका नाम संश्लेषी अवस्था रखा है। दूसरी चीज जो इसमें होती है उसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण चीज है और ये मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था कि डीएनए और हिस्टोन्स के बनने के कारण ही गुणसूत्र बनते हैं। तो मैंने लिखवाया भी था डीएनए प्लस हिस्टोन बराबर गुणसूत्र। और इसमें एक तीसरी चीज होती है वो भी बहुत प्रमुख है, जो तारक काय हैं या जो तारक केंद्र हैं, तारक केंद्रों का द्विगुणन, तारक केंद्रों का द्विगुणन माने सेंट्रियोल्स का रेप्लिकेशन होता है, तारक कायों का द्विगुणन होता है, एक के दो हो जाते हैं। अब इसके बाद जो तीसरी प्रावस्था है वो है आपकी G2। तो बच्चों G2 का क्या मतलब होता है, G2 का मतलब होता है वृद्धि प्रावस्था 2। तो हम यहां पर लिखेंगे वृद्धि प्रावस्था नंबर 2, या फिर हम इसको बोलते हैं अंतराल अवस्था, इंटरवल, अंतराल अवस्था 2। इसमें क्या होता है, सारे के सारे आरएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन, सारे प्रोटीन्स तो आपके यहां पर बन चुके हैं। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो बचे कुचे कोशिकांग हैं वो विभाजित हो जाते हैं। वो किस में परिवर्तित हो जाएंगे, सम संख्या में। अगर माइटोकॉन्ड्रिया 3 है तो 4 हो जाएंगे, ताकि वो आगे जब विभाजन हो तो पुत्री कोशिकाओं में वो जा सके। तो देखिए बेटा, यहां पर बस एक इंपॉर्टेंट चीज है, कोशिकांग सम संख्या में परिवर्तित हो जाते हैं, कोशिकांग सम संख्या में परिवर्तित हो जाते हैं और कोशिका विभाजन अवस्था में जाने की क्या करती है, तैयारी करती है। क्या करती है, तैयारी। और सबसे महत्वपूर्ण एक और चीज है, यहां पर ये मैं स्टार बनाकर लिख रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है, और वो क्या है, वो है टिब्यूलिन प्रोटीन का संश्लेषण। यहां पर टिब्यूलिन प्रोटीन का संश्लेषण होता है और ये मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा कि टिब्यूलिन क्या करेगा, ये तर्कु उपकरण का निर्माण करेगा, माने स्पिंडल एपरेटस का निर्माण करेगा। तो ये हो गई हमारी अंतराल अवस्था। कुल मिलाकर विभाजन के लिए जो जो आवश्यकताएं हैं
वो सारी आवश्यकताएं कहाँ पूरी हो रही हैं? अंतरावस्था में। इसलिए आजकल इसको विश्रामावस्था या रेस्टिंग फेज कहना उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है। पहले के वैज्ञानिक कहते थे, लेकिन विभाजन के लिए जो जो भी हमें चाहिए वो सब यहाँ पर पूरा हो रहा है। अब बेटा ये है आपकी विभाजन अवस्था। आप इधर देखें, और विभाजन अवस्था में मैं क्या करूंगा, ये देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पर विभाजन। विभाजन अवस्था को हम दो भागों में बांटते हैं। पहले भाग में होता है किसका विभाजन? केंद्रक का विभाजन। और केंद्रक के विभाजन को आप क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। आप इसके नीचे लिख लीजिए, कैरियोकाइनेसिस का मतलब है केंद्रक का विभाजन। और जब केंद्रक का विभाजन पूरा हो जाता है तो उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के नीचे आप लिख लीजिए कोशिका द्रव्य का विभाजन। अब ये जो आपका कैरियोकाइनेसिस होता है, ये कैरियोकाइनेसिस आपका 4 भाग में बंटता है। देखिए कैसे। पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं, विभाजन अवस्था का है 4 से 5% समय। अब इस विभाजन अवस्था को मैंने 2 भाग में बांट दिया। ये जो पहला भाग है इसका मैंने नाम रख दिया क्या? कैरियोकाइनेसिस, माने के माने कैरियोकाइनेसिस, माने केंद्रक का विभाजन। और दूसरा भाग मैंने लिख दिया के, माने साइटोकाइनेसिस। अब ये जो आपका मैंने कैरियोकाइनेसिस बनाया है, कैरियोकाइनेसिस को फिर से मैंने क्या किया? मैंने फिर से इसको 4 भागों में बांट दिया। ये अब अभी हम आगे पढ़ेंगे। 1, 2, 3 और 4। तो इसमें पहले का नाम होता है पूर्वावस्था। तो मैं पूर्वावस्था को प्रोफेज कहते हैं, तो इंग्लिश में पी लिखकर यहां छोड़ रहा हूं। पूर्वावस्था के बाद आती है मध्यावस्था, माने मेटाफेज, उसको मैं एम कहकर बुला रहा हूं। फिर आती है पश्चावस्था, माने एनाफेज, उसको मैंने ए लिख दिया है। और फिर आती है अंत्यावस्था, माने टीलोफेज, माने ये। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और उसके बाद हो जाता है क्या? साइटोकाइनेसिस, मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजन। और कोशिका द्रव्य के विभाजन होते ही क्या होता है बेटा? कोशिका द्रव्य के विभाजन होते ही जो मात्र कोशिका थी वो पुत्री कोशिकाओं में विभेदित हो जाती है। तो मैंने यहां पर 2 छोटी छोटी कोशिकाएं बनाई और इसके आगे लिख दिया है पुत्री कोशिकाएं। अब क्या होगा? ये पुत्री कोशिकाओं में फिर इसमें उपापचयी गतिविधियां होंगी, माने हर पुत्री कोशिका में G1, S, G2 ये सब चलेगा। वो फिर बड़ी होंगी और फिर 2 की 4 हो जाएंगी, 4 की 8 हो जाएंगी, और ऐसे ही चलता रहेगा। हमारा जीवन शुरू होता है एक कोशिका से, और उस कोशिका का नाम क्या होता था? उस कोशिका का नाम होता था युग्मनज। तो युग्मनज में सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन होते रहते हैं, और एक युग्मनज से द्विकोशिकीय भ्रूण बनता है, 2 सेल्ड। फिर 2 से 4 कोशिकीय, 4 से 8, 8 से 16 वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मॉरूला। कमेंट में लिखकर बताइए, मॉरूला। जब मॉरूला में फिर विभाजन होते हैं तो क्या बनती है? जल्दी लिखो, ब्लास्टोसिस्ट। ये हम पढ़ेंगे मानव भ्रूणीय विकास में। फिर ब्लास्टोसिस्ट के बाद आता है गैस्ट्रुला। ऐसे ही चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। लेकिन बच्चों, अगर ऐसे ही चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, तो हमारे हाथ पैर कहां से बनेंगे? और हमारा जन्म होगा कैसे? एक गेंद के रूप में। लेकिन गैस्ट्रोला के बाद जो कोशिकाएं हैं वो कोशिका चक्र से बाहर निकलती हैं। क्यों? क्योंकि कोशिका चक्र का नियंत्रण होता है कुछ नियंत्रण बिंदुओं से। ये रहा बेटा नियंत्रण बिंदु, ये जीवन के शुरू होने पर ही होता है। और इस नियंत्रण बिंदु का नाम मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसको कहते हैं वृहद नियंत्रण बिंदु, माने मेजर चेक पॉइंट।
मेजर चेक पॉइंट। और यहाँ पर आने पर कोशिका एक निश्चय लेती है और वो कोशिका चक्र से निकल जाती है बाहर। और किस अवस्था में जाती है? इसे कहते हैं G0 या G0 प्रावस्था। और इस अवस्था में आकर अब ये शुरू करती है अंग जनन या विभेदन, ऑर्गेनोजेनेसिस या डिफरेंशिएशन, और ये विभाजन करना रोक देती है। उपापचयी रूप से सक्रिय होगी लेकिन अब विभाजन नहीं करेगी, अब हाथ पैर बनाएगी। इसलिए गैस्ट्रुला पार करने के बाद 3 जनन झिल्लियां बनती हैं। कौन कौन सी? बाह्य भित्ति एक्टोडर्म, मध्य भित्ति मीजोडर्म और अंत्य भित्ति माने एंडोडर्म। और आपको पता है जो एक्टोडर्म होती है वो सबसे पहले हमारा तंत्रिका तंत्र बनाती है, मीजोडर्म आंतरिक अंग बनाती है। तो ये सब आपको अच्छे से पता है। तो इसको हम कहते हैं कोशिका चक्र से बाहर निकलना, माने कोशिका चक्र से निकास, माने एग्जिट। G0 अवस्था को हम कहते हैं शांत अवस्था। क्या कहते हैं? शांत अवस्था। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्विसेंट फेज। हमारे सिलेबस में एक ही चेक पॉइंट है, एक और चेक पॉइंट होता है, वो यहां पर होता है जिसको कहते हैं G2M चेक पॉइंट, और इसे कहते हैं G1F चेक पॉइंट, क्योंकि ये जीवन के शुरू होने के बाद उपस्थित है। ठीक है, तो ये तो था कोशिका चक्र। ये जो नियंत्रण बिंदु हैं, चेक पॉइंट्स हैं, इन चेक पॉइंट्स को कुछ जीन्स नियंत्रित करते हैं। कौन नियंत्रित करते हैं? जीन्स। और ये जीन्स किस रूप में व्यक्त होते हैं? ये जीन्स व्यक्त होते हैं CDK प्रोटीन्स के रूप में, साइक्लिन आधारित प्रोटीन्स या साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन। तो ये जो पूरा कोशिका चक्र है ये जीन्स के द्वारा नियंत्रित रहता है। ठीक है, तो अगर ये नियंत्रण नहीं होगा तो क्या होगा? कोशिकाएं विभाजित होती जाएंगी, होती जाएंगी, होती जाएंगी, होती जाएंगी, और कोशिका चक्र अनियंत्रित हो जाएगा। और जब कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजन करेंगी तो किसका रूप ले लेंगी? कैंसर का, कैंसर का। तो इसलिए कोशिका चक्र का नियंत्रण आवश्यक है। अब मैं आपको बताता हूं वो डायग्राम, वो चित्र जो NCERT में दिया हुआ है। ये पूरा अच्छे से आपको याद होना चाहिए। आज अंत में इसके ऊपर हम कुछ प्रश्न भी करने वाले हैं, जो प्रश्न नीट पूछता है। तो ये बिल्कुल चित्र दिमाग में रखना। लेकिन नीट में NCERT का डायग्राम लेबल करने के लिए आएगा, तो NCERT में डायग्राम ये दे रखा है। तो इस डायग्राम में ये है हमारा क्या? G1 प्रावस्था। ठीक है, ये है हमारी S प्रावस्था, ये है हमारी G2 प्रावस्था, और ये पूरा जो आसमानी रंग का दिखाई पड़ रहा है ये पूरा क्या है? ये पूरी है आपकी अंतरावस्था, माने इंटरफेस। और ये देखो G1 शुरू होने के बाद यहां से ये बाहर निकला है, और ये है G0। G0 माने शांत अवस्था जिसमें अंग जनन होगा। अब प्रश्न ये आता है कि क्या कोशिका चक्र से अगर बाहर निकल गई है तो क्या वो पुनः कोशिका चक्र में लौट सकती है? बिल्कुल लौट सकती है, लेकिन वो लौटेगी किसी बीमारी के कारण या अगर आवश्यकता हुई तो। जैसे मैं आपको पढ़ाने आ रहा हूं, सुबह सुबह भाग कर आ रहा हूं, पता चला सीढ़ियों में कील निकली हुई थी, वो कील मेरे हाथ में चुभ गई, खून हो गया, और ऊपर से स्किन, त्वचा वो कट गई। तो अब क्या होगा? आप देखते हो, आप दवाई लगाओ या नहीं लगाओ, कुछ दिनों में वो घाव भर जाता है और नई त्वचा आ जाती है, नई स्किन आ जाती है। इसका मतलब उस त्वचा की कोशिकाओं में की कोशिकाएं विभेदित होती हैं, कोशिका चक्र से बाहर निकली हुई होती हैं, लेकिन अभी ज़रूरत पड़ी, घाव है या बीमारी है या आवश्यकता अनुसार ये कोशिका चक्र में वापस आई, पुनः विभाजन करके नई त्वचा यहाँ पर आ जाती है कुछ दिनों के बाद। तो ये कोशिकाएं कोशिका चक्र में वापस आ सकती हैं। अब देखें, ये है हमारी क्या? विभाजन अवस्था, माने M प्रावस्था। और M प्रावस्था 4 उपावस्थाओं में विभाजित होती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये किस किस में M प्रावस्था या विभाजन अवस्था किस में विभाजित होती है? 2 में। ये आप देख रहे हो, यहाँ एक लाइन खींची हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है हमारी कैरियोकाइनेसिस,
मतलब केंद्रक विभाजन, जो 4 उपावस्थाओं में विभाजित है। मैंने आपको बताया था, सबसे पहली थी पूर्वावस्था माने प्रोफेज, दूसरी थी मध्यावस्था माने मेटाफेज, फिर थी पश्चावस्था माने एनाफेज, और आखिरी में थी क्या, अंत्यावस्था माने टीलोफेज। याद है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, PMAT। और इसके बाद ये क्या है, ये है साइटोकाइनेसिस माने कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो ये आपकी NCERT का जो चित्र है वो भी बहुत अच्छे से पूरा हो गया, और आपको कोशिका चक्र भी बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। ये आपने अपनी कॉपी में बनाया होगा और ये आप बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन क्या होता है, जब एक मात्र कोशिका 2 या अधिक पुत्री कोशिकाओं में टूट जाती है या विभाजित हो जाती है, उसे हम कहते हैं कोशिका विभाजन। अब कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है। एक होता है सूत्री विभाजन, जो मैंने यहां पर लिखा है, और सूत्री विभाजन को हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, माइटोसिस। यहां पर मैं लिख रहा हूं, इसे हम कहते हैं माइटोसिस। और ये वास्तव में क्या है, ये है हमारी कोशिका चक्र की एम प्रावस्था। इसकी खोज के बारे में बात करते हैं। इसको पादप कोशिकाओं में किसने खोजा था, इसको पादप कोशिकाओं में खोजने वाले थे स्ट्रासबर्गर। लेकिन जंतु कोशिकाओं में इसको किसने खोजा था, फ्लेमिंग ने। ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अब समसूत्री विभाजन होता क्या है, समसूत्री विभाजन हमारी शरीर की सभी कोशिकाओं में होता है, चाहे वो कायिक कोशिकाओं हो, चाहे वो लिंग कोशिकाएं हो। ये कैसा कंसेप्ट है, कायिक कोशिकाएं जैसे त्वचा, इधर सब जगह समसूत्रण चल रहा है, लेकिन जो आपकी लिंग कोशिकाएं होती हैं, लैंगिक अंग होते हैं, वृषण है, अंडाशय है, उसमें भी समसूत्रण होता है। क्योंकि समसूत्रण किस चीज के लिए उत्तरदायी होता है, समसूत्रण का कार्य होता है कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, और किस में वृद्धि, हमारे आकार में वृद्धि। हमारा जो भ्रूण है वो पहले शुरू किससे हुआ था, युग्मनज से, लेकिन वो विभाजित होते होते द्विकोशिकीय अवस्था, सबसे पहले जब बच्चा दिखाई देने लगता है भ्रूण में, तो वो छोटे से मटर के दाने के बराबर होता है। इस समसूत्रण के कारण ही वो बड़ा होता है, और जन्म के समय हमारा वजन कितना होता है, 2.5 किलो के ऊपर, ज्यादातर जो एवरेज औसत माना जाता है। कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि प्लस जीव के आकार में वृद्धि, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं, जो हमारा समसूत्रण है या सूत्री विभाजन है, वो कितनी अवस्थाओं में विभाजित रहता है। देखें बेटा, यहां पर मैं लिख रहा हूं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूर्ण होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये मैंने आपको कोशिका चक्र में भी बताया है। सबसे पहले होगा केंद्रक का विभाजन, और केंद्रक के विभाजन को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। याद है, कैरियो का मतलब केंद्रक और काइनेसिस का मतलब टूटना। जब केंद्रक 2 केंद्रकों में टूटता है तो उसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। जबकि उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है तो उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। ठीक बच्चों, अब कैरियोकाइनेसिस की बात करें तो कैरियोकाइनेसिस फिर 4 अवस्थाओं में विभेदित होता है। जल्दी बोलिए, ये मैं आपको आज 2 बार बता चुका हूं। सबसे पहले है पूर्वावस्था।
पूर्वावस्था को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम कहते हैं प्रोफेज। दूसरी अवस्था जिसको हम कहते हैं मध्यावस्था, माने मेटाफेज। फिर है तीसरी पश्चावस्था, माने एनाफेज। और अंत में है अंत्यावस्था, माने टीलोफेज। अब इन चारों अवस्थाओं में क्या क्या होता है ये हम एक एक करके धीरे धीरे पढ़ेंगे। लेकिन अब साइटोकाइनेसिस जो है उसमें जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और एकमात्र कोशिका दो बराबर पुत्री कोशिकाओं में या दो समान पुत्री कोशिकाओं में टूट जाती हैं। लेकिन ये जो साइटोकाइनेसिस है ये दो अलग अलग विधियों द्वारा होता है। हम बात करें अगर पौधों की, तो पौधों में वो होता है कोशिका पट्टिका द्वारा। कोशिका पट्टिका माने सेल प्लेट विधि से, ये हम पढ़ेंगे आगे। और जंतुओं में ये होता है खांच निर्माण के द्वारा। खांच माने फरो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे पूर्वावस्था। पूर्वावस्था किसके बाद शुरू होगी? पूर्वावस्था माने प्रोफेज, ये शुरू होगी आपके अंतरावस्था के बाद। तो बेटा इसमें क्या होता है आप देख सकते हो। पहले जब अंतरावस्था होती है तो ये जैसे कोशिका है ना, और ये पूरी मैंने कोशिका बनाई है और ये मैंने बनाया है क्या? ये मैंने बनाई है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली। तो इसके अंदर सबसे पहले ये अंतरावस्था का चित्र है। इसमें ये है केंद्र, ये है केंद्रिका और ये है सारा का सारा क्रोमैटिन। ये हमने केंद्रक का चित्र पढ़ा था पिछले पाठ में, पिछले चैप्टर में। तो ये बिल्कुल उलझा हुआ होता है किसमें? अंतरावस्था में। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं अंतरावस्था। ठीक है। अब इसके बाद शुरू हुई है हमारी पूर्वावस्था और पूर्वावस्था को हम दो चरणों में विभेदित कर लेते हैं। सबसे पहला है ये है प्रारंभिक पूर्वावस्था। प्रारंभिक पूर्वावस्था। ठीक है, माने इसको हम बोलेंगे अर्ली प्रोफेज। तो इसमें क्या हो रहा है? जो क्रोमैटिन के तंतु है, जो क्रोमैटिन के धागे हैं, वो अकुंडलित होंगे, वो अलग अलग होना शुरू होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम इसमें लिखेंगे क्रोमैटिन तंतुओं का अकुंडलन, खुलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, का अकुंडलन। ठीक, और अकुंडलन से क्या होगा? धीरे धीरे ये वाला जो चित्र है उसकी बात बाद में करेंगे। देखो इसमें अलग अलग गुणसूत्र आपको दिखाई देने लग गए हैं, लेकिन हम इसकी बात कर रहे थे। अब देखो यहां पर केंद्रक झिल्ली जो है वो गायब होनी शुरू हो जाएगी और जो केंद्रिका है वो भी। तो पॉइंट नंबर 2, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका एवं जितने भी कोशिकांग हैं जैसे अंतःप्रद्वयी जालिकाएं, गोल्जी सम्मिश्रण, सब विलुप्त होने लग जाएंगे एवं सभी कोशिकांग विलुप्त होना प्रारंभ कर देंगे। डन, ये विलुप्त होना प्रारंभ कर देंगे। और एक काम क्या होगा, जो नंबर 3 है, नंबर 3 जो होगा वो होगा तारक केंद्र। जो तारक केंद्र है माने सेंट्रियोल है, वो विपरीत ध्रुवों के पास तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों की ओर, विपरीत ध्रुवों की ओर, ध्यान दीजिए, विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लग जाएंगे, गति करने लग जाएंगे। ठीक है, एक तारक केंद्र जाएगा उत्तरी ध्रुव पर, दूसरा जाएगा दक्षिणी ध्रुव पर। तो ये हो जाएगा। अब आप यहां देख सकते हो ये थी प्रारंभिक पूर्वावस्था और ये थी अंतिम पूर्वावस्था।
अंतिम पूर्वावस्था माने लेट प्रोफेज। इधर देखिए अंतर क्या है, अंतर ये है कि यहां पर जो गुणसूत्र हैं वो फिर भी आपको धागे 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 जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां पर अंतिम पूर्वावस्था में आपको जो गुणसूत्र हैं वो इस तरीके का दिखाई देता है, ऐसे। तो इसमें गुणसूत्र हमें ऐसे दिखाई देने लग जाते हैं। केंद्रक झिल्ली आप देखिए पूरी विलुप्त होती जाती है। तारक केंद्र इसमें बनाए हुए नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। तारक केंद्र जो है वो यहाँ पर विपरीत ध्रुवों की तरफ पहुंचना शुरू हो जाते हैं, ऐसे। एक तारक केंद्र ऊपर पहुंच गया है, एक तारक केंद्र नीचे पहुंच गया है, और ये कौन सी किरणें निकालना शुरू कर देते हैं, इसे कहते हैं एस्टर किरणें। ये जो किरणें निकल रही हैं ना, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं एस्टर किरणें, क्योंकि यही एस्टर किरणें बाद में जाकर क्या बनाएंगी, ये एस्टर किरणें बनाएंगी तर्कु उपकरण। तो ये है आपकी पूर्वावस्था। आगे बढ़ते हैं अगली प्रावस्था पर, जो है मध्यावस्था। क्या है बेटा, मध्यावस्था। और ये जो मध्यावस्था है, इसके शुरू होने से पहले, पूर्वावस्था खत्म होने के बाद और मध्यावस्था शुरू होने से पहले एक छोटी सी प्रावस्था है जिसे कहते हैं मध्यावस्था में रूपांतरण। यहां पर मैं लिख रहा हूं मध्यावस्था में रूपांतरण, माने ट्रांजिशन टू मेटाफेज। और इसमें क्या बन चुका होता है, इसमें देखो ये धागे धागे दिखाई दे रहे हैं, ये हैं आपके तर्कु उपकरण। तर्कु उपकरण माने स्पिंडल एपरेटस, ये बनकर तैयार हो चुका होता है। और गुणसूत्र इसमें किस चीज से चिपके हुए होते हैं, ये देखो, ये है काइनेटोकोर। ये मैंने आपको गुणसूत्र में बताया था कि अगर हम बना रहे हैं गुणसूत्र ऐसा, याद है आपको, तो इस गुणसूत्र में ये जो है, इसको आप क्या कहते थे, इसको हम कहते थे सेंट्रोमियर। क्या कहते थे, सेंट्रोमियर। लेकिन सेंट्रोमियर में बीचों बीच एक बिंबनुमा डिस्क नुमा प्रोटीन की एक डिस्क होती है जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर। और इस काइनेटोकोर के द्वारा गुणसूत्र तर्कु उपकरण से जुड़े हुए होते हैं। जैसे ही ये गुणसूत्र यहाँ जुड़ जाते हैं, उसके बाद शुरू होती है मध्यावस्था। क्या शुरू होती है, मध्यावस्था माने मेटाफेज। और इस मेटाफेज में सभी गुणसूत्र तर्कु उपकरण के बिल्कुल केंद्र में, ये देखो, ये एक सीधी रेखा आप खींच सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मध्यावस्था पट्टिका, माने मेटाफेसिक प्लेट। इस मध्यावस्था पट्टिका पर सारे गुणसूत्र जो हैं वो एक सीधी रेखा में प्रदर्शित हो जाते हैं, अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। इसलिए मध्यावस्था सबसे अच्छी अवस्था मानी जाती है एक गर्भ में पल रहे भ्रूण में गुणसूत्रों की संख्या और संरचना को देखने के लिए। अगर गर्भ में पल रहे भ्रूण में कोई गुणसूत्रीय असमानताएं होंगी, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जैसे डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या क्राइडू-चैट सिंड्रोम, तो उसका पता लग जाएगा। और फिर जेनेटिक काउंसलर मतलब आनुवांशिक सलाहकार की मदद से हम ऐसे गर्भ में पल रहे भ्रूण का गर्भपात करा सकते हैं। तो ये सबसे उत्तम अवस्था है। तो आप लिख लीजिए, इसमें क्या है, नंबर पहला क्या है, तर्कु उपकरण पूर्ण रूप से बन चुका है। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लीजिए, तर्कु उपकरण पूर्ण रूप से बन चुका है और सभी गुणसूत्र तर्कु उपकरण की मध्य रेखा पर अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद अगली प्रावस्था जो है वो है पश्चावस्था, जिसको हम कहते हैं क्या, जिसको हम कहते हैं एनाफेज। ये कोशिका विभाजन की सबसे छोटी प्रावस्था होती है, सबसे छोटी प्रावस्था, क्योंकि सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी होती है, पूर्वावस्था, और सबसे छोटी ये पश्चावस्था। इसमें क्या होता है, बहुत सरल है, आप अपने आप लिखिए, ये है हमारा गुणसूत्र। और आपको पता है मध्यावस्था में जो गुणसूत्र हैं
वो कहां पर लगे हुए थे? मध्यावस्था पट्टिका पर। इस अवस्था में जो सेंट्रोमियर है वो बीच में से टूट जाता है, एक गुणसूत्र के दो टुकड़े हो जाते हैं। और ये जब अलग होता है, देखो मैं यहां डायग्राम बना रहा हूं, तो एक टुकड़ा ऐसे अलग हो गया, दूसरा टुकड़ा ऐसे अलग हो गया। अब ये टुकड़ा उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएगा और ये टुकड़ा दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएगा। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये इस तरीके से ऐसे मुड़ जाएगा, क्योंकि इसका उद्दीपन, ये किसका उद्दीपन ग्रहण करता है? तारक केंद्र का। और ये वाला जो टुकड़ा है ये इस तरीके से नीचे मुड़ के दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएगा। तो आप इस डायग्राम में देख लो, ये आधा गुणसूत्र, ये भी आधा, 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 ये भी आधा। तो अगर पूछा जाए कि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के समान संख्या रखने के लिए कौन सी अवस्था उत्तरदायी होती है, तो वो है पश्चावस्था। आप लिखिए इसमें नंबर 1, गुणसूत्र का सेंट्रोमियर विभाजित हो जाता है, जिससे एक गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्रों में विभेदित होता है। प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं, और इसी के साथ आप देखो जो तर्कु उपकरण है वो भी संकुचित होकर टूटने लग जाता है। बस अब इसके बाद आती है अंतिम अवस्था, जिसको कहते हैं अंत्यावस्था, या इसको हम कहते हैं टीलोफेज। क्या कहते हैं? टीलोफेज। और इस अवस्था में बस क्या होता है वो इसमें दिखाया हुआ नहीं है, मैं यहां पर बना सकता हूं। आधे आधे गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंच चुके हैं। हम 4 लेकर चले थे ना, तो चारों आधे आधे गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर पहुंच चुके होते हैं। तर्कु उपकरण पूरी तरीके से विलुप्त हो चुका होता है, और यहां पर क्या प्रकट हो गई? देखो, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका और समस्त कोशिकांग पुनः प्रकट हो जाते हैं। और इसी के साथ जब केंद्रक झिल्ली आ गई, एक केंद्रक झिल्ली हो गई, एक ये हो गई, यहां पर हो गई, तो इसका मतलब केंद्रक के टुकड़े हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? केंद्रक 2 में विभाजित हो चुका है, और इसी के साथ हमारी कैरियोकाइनेसिस यहां पर पूरी होती है। ठीक है, अब कैरियोकाइनेसिस के बाद अगली क्या आएगी? कोशिका द्रव्य विभाजन, माने साइटोकाइनेसिस, माने ये जो है ये 2 टुकड़ों में टूट जाएगा, और इसके परिणाम स्वरूप, इसके फल स्वरूप बनेंगी 2 पुत्री कोशिकाएं। देखिए, अब है कोशिका द्रव्य विभाजन, माने कैरियोकाइनेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं लिखूंगा पादप कोशिकाओं में। पादप कोशिकाओं में ये किस विधि से होती है? ये होती है कोशिका पट्टिका निर्माण से। कोशिका पट्टिका माने सेल प्लेट। बेटा आपको अच्छे से पता है कि जो गोल्जी सम्मिश्रण है, गोल्जी सम्मिश्रण, ये गोल्जी सम्मिश्रण कुछ रसायन स्त्रावित करते हैं, जिनको हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट्स। ये फ्रेगमोप्लास्ट आते हैं, और जैसे यहां पर आपने ये चित्र बनाया था ना, एक केंद्र की झिल्ली इधर आ गई, एक इधर आ गई, तो ये फ्रेगमोप्लास्ट बीच में से किनारे की तरफ जमने लग जाते हैं, और ये धीरे धीरे बनाते हैं कोशिका पट्टिका। और यही कोशिका पट्टिका मध्य पट्टलिका में बदल जाती है, और इसके ऊपर नई कोशिका भित्ति बनती है, और धीरे धीरे ये मात्र कोशिका 2 समान पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है? फ्रेगमोप्लास्ट से बनती है, और फ्रेगमोप्लास्ट कौन बनाता है? गोल्जी सम्मिश्रण। अब चलते हैं बेटा आगे, देखते हैं जंतु कोशिकाओं में। जंतु, बेटा जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति तो होती नहीं है ना? जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती, तो जंतु कोशिकाओं में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है? वो होती है खांच निर्माण के द्वारा। खांच निर्माण माने फरो फॉर्मेशन। देखो, यहां तो कोशिका भित्ति थी, इसलिए कोशिका भित्ति अंदर नहीं मुड़ सकती थी, लेकिन जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसमें क्या होता है? कुछ प्रोटीन्स होते हैं एक्टिन और मायोसिन के, वो क्या करते हैं?
कोशिका झिल्ली को अपनी तरफ इस तरीके से अंदर खींचते हैं, ऐसे, और धीरे धीरे एक मात्र कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो जंतु कोशिकाओं में आपको क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? खांच निर्माण या संकुचन निर्माण या संकीर्णन निर्माण, और वो किसके द्वारा होता है? एक्टिन और मायोसिन तंतुओं के द्वारा। तो बेटा ये हो गया आपका क्या? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन का महत्व क्या है कि इसमें जो कोशिकाएं बनती हैं वो समान होती हैं, उनके अंदर उतने ही गुणसूत्र पाए जाते हैं जितने माता कोशिका में पाए जाते थे, हाँ या ना? और ये हमारी काया की वृद्धि के लिए जरूरी होती हैं। तो ये था आपका समसूत्री विभाजन। अब आगे बढ़ते हैं हम अर्धसूत्री विभाजन की ओर। अर्धसूत्री विभाजन जो है ये कहाँ होता है? ये होता है सिर्फ और सिर्फ लिंग कोशिकाओं या लैंगिक अंगों में, जैसे वृषण और अंडाशय। और इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे खोजकर्ता फार्मर व मूरे। इंग्लिश में हम फार्मर और मूर कहते हैं। ये जो अर्धसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर मात्र कोशिका में गुणसूत्र संख्या है 46, तो इनकी पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र संख्या होगी आधी, माने 23-23। जैसे हम मनुष्यों में, पुरुषों में जो शुक्राणु होते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन के कारण बनते हैं, और स्त्रियों में जो अंडाणु होता है वो भी अर्धसूत्री विभाजन के कारण ही बनता है। तो अर्धसूत्री विभाजन हम शुरू करते हैं, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन एक दोहरा विभाजन है। दोहरा विभाजन का मतलब होता है कि इसमें दो चरण होते हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया है अर्धसूत्रण, और इसके हमने कर दिए हैं दो टुकड़े। एक में हम लिख रहे हैं अर्धसूत्रण 1 और दूसरे में हम लिख रहे हैं अर्धसूत्रण 2। तो अर्धसूत्रण 1 जो है इसके कारण ही वास्तव में गुणसूत्र संख्या आधी होती है, क्योंकि अर्धसूत्रण 2 तो बिल्कुल सूत्री विभाजन की तरह होता है। आगे पता चलेगा कैसे। ये अर्धसूत्रण 1 फिर से दो चरणों में विभाजित होता है। अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आपको पता है। एक है कैरियोकाइनेसिस माने केंद्रक द्रव्य का विभाजन, और दूसरा है साइटोकाइनेसिस माने कोशिका द्रव्य का विभाजन। ये जो केंद्रक द्रव्य विभाजन होता है ये फिर 4 चरणों में बांटा जाता है, और वो 4 चरण कौन से होते हैं? वो होते हैं पूर्वावस्था 1, मैं ऐसे लिख दूं, आप पूरा लिख लेना। पूर्वावस्था 1, मध्यावस्था 1, पश्चावस्था 1 और अंत्यावस्था 1, माने टीलोफेज 1। फिर साइटोकाइनेसिस हो जाती है, और फिर कोशिका पुनः अर्धसूत्रण 2 करती है, और इन दोनों के बीच में एक छोटी सी उपावस्था होती है जिसको कहते हैं इंटरकाइनेसिस। ये मैं आपको यही बता रहा हूं, ये हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। इंटरकाइनेसिस वास्तव में क्या होती है? ये होती है अंतरावस्था 2। ये अंतरावस्था के जैसे ही होती है, परंतु बस इसमें एक चीज नहीं होती है, वो मैं स्टार बनाकर लिख रहा हूं। इसमें डीएनए पुनरावृत्ति नहीं होती। डीएनए पुनरावृत्ति इसमें नहीं होती है, डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता है। बाकी जीवन G2 वैसी की वैसी होती है, तभी तो कोशिका आगे विभाजन करेगी। अब बेटा, अब इसमें ये जो आपकी अर्धसूत्रण 2 है ये वापस से 2 स्टेजेस में बांटी जाती है। कौन कौन सी? वही कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस फिर आपकी 4 उपावस्था में बांटी जाती है, ठीक है। ये है पूर्वावस्था 2, मध्यावस्था 2, पश्चावस्था 2 और अंत्यावस्था 2। आप लोग पूरा पूरा नाम लिख लीजिएगा अगर आपको लिखना हो तो। ये जो अर्धसूत्रण 2 है ये मैं लिख रहा हूं, ये बिल्कुल समसूत्रण जैसी होती है। कैसी होती है? समसूत्रण के जैसी। तो बढ़ते हैं आगे, और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है
अर्धसूत्रण एक। ये इतनी महत्वपूर्ण है, मैंने इसमें बहुत सारे स्टार लगा दिए हैं। नीट में जो क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे वो अर्धसूत्रण एक से ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अर्धसूत्री विभाजन नंबर एक। तो अर्धसूत्री विभाजन मैंने आपको बता दिया, इसको अर्धसूत्री इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें गुणसूत्र संख्या आधी हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं न्यूनकारी विभाजन। क्या कहते हैं? न्यूनकारी विभाजन, माने रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब है कि गुणसूत्र संख्या रिड्यूस हो गई, कम हो गई। न्यूनकारी का मतलब है कम हो गई, आधी हो गई, न्यून हो गई। ये अर्धसूत्री विभाजन एक की सबसे लंबी और सबसे बड़ी प्रावस्था है पूर्वावस्था एक। ये जो पूर्वावस्था एक है, एनसीईआरटी में आपको इसका एक डायग्राम दिया हुआ है, लेकिन ये पूर्वावस्था एक 5 सब स्टेजेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक एक करके बताऊंगा इसमें क्या होता है। पहले मैं इनका क्या लिखता हूं, पहले मैं इनका नाम लिख देता हूं। सबसे पहली अवस्था होती है लेप्टोटीन, माने तनुपट। लेप्टोटीन माने तनुपट। दूसरी होती है जाइगोटीन, माने युग्मपट। तीसरी होती है पैकाइटीन, माने स्थूलपट। चौथी होती है डिप्लोटीन, माने द्विपट। और आखिरी में होती है डाइकिनेसिस, डायाकाइनेसिस। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पारगति क्रम। अब सबसे पहले लेप्टोटीन में आते हैं। आपको अच्छे से पता है अंतरावस्था खत्म हो चुकी है और जो गुणसूत्र हैं वो धागे धागे के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन इस अवस्था में सुनो ध्यान से, लेप्टोटीन में तनुपट में ये केंद्रक झिल्ली है। इस केंद्रक झिल्ली से अलग अलग गुणसूत्र जो धागे के रूप में दिखाई देने लग गए हैं वो ऐसे एक ही बिंदु से जुड़े रहते हैं इस तरीके से। मैं यहां पर आपको 4 गुणसूत्र लेकर दिखा रहा हूं। मैंने 2 गुणसूत्र नीले रंग के लिए हैं, 2 पीले रंग के लिए हैं। ये सारे गुणसूत्र जो हमें धागे रूप में दिखाई दे रहे हैं वो केंद्रक झिल्ली के एक ही बिंदु पर जुड़े रहते हैं। मैंने तो 4 ही बनाए हैं। अगर मैं यहां पर 46 गुणसूत्र लेता तो ये बिल्कुल फूलों का गुच्छा दिखाई देता। इसलिए लेप्टोटीन को, तनुपट को हम कहते हैं गुलदस्ता अवस्था, माने बुके स्टेज। डन। फिर दूसरी है जाइगोटीन। इसमें क्या होता है? सबसे पहले युग्म, युग्म मतलब जोड़ा। जो समजात गुणसूत्र हैं वो जोड़े बनाते हैं। ऐसे जोड़े कैसे बनाते हैं? जोड़े जैसे मैंने इसमें पीला और नीला रंग प्रयोग किया है। नीला पिता से आया, पीला माता से, तो दोनों गुणसूत्र ऐसे आएंगे और ऐसे जोड़े बना लेंगे। इसको कहते हैं युग्म बनना, यानी कि युग्मपट। तो देखिए इसमें यहां पर मैं डायग्राम बना देता हूं कि ये जोड़ा बन गया। इस जोड़े बनने को हम कहते हैं संयुग्मन। क्या कहते हैं बेटा? संयुग्मन, माने साइनेप्सिस। और ये संयुग्मन होता है एक क्या? सिनेप्टोनीमल सम्मिश्रण के कारण, जो एक प्रोटीन की सीढ़ीनुमा संरचना होती है। देखिए इस तरीके से इनको कौन जोड़ के रखता है? ये मैंने लाल रंग के धागे से एक सीढ़ीनुमा संरचना से इनको जोड़कर रखा है। और ये सीढ़ीनुमा संरचना क्या कहलाती है? इसको कहते हैं सिनेप्टोनीमल। ठीक है, लेकिन अभी यहां पर इस डायग्राम को, इस चित्र को हम कहते हैं ड्याड। क्या कहते हैं? ड्याड। लेकिन थोड़ी ही देर में जो गुणसूत्र हैं वो कैसे दिखाई देने लगते हैं? ये तो एक ही क्रोमेटिड है ना, थोड़ी देर में ये आपको ऐसे दिखाई देने लग जाते हैं।
और ये किससे जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं सिनेप्टोनीमल सम्मिश्रण से। अब बेटा क्रोमैटिड की संख्या क्या है? 1 2 3 4। तो अब इस संरचना को हम कहते हैं चतुष्क। चतुष्क माने टेट्राड। क्या कहते हैं? टेट्राड। तो पहले तनुपट किसके लिए प्रख्यात है, किसके लिए फेमस है? गुलदस्ता अवस्था के लिए। युग्मपट किसके लिए है? संयुग्मन के लिए। अब आती है हमारी तीसरी प्रावस्था जिसे हम कहते हैं पेकाइटीन। एक बार इधर देखिए ध्यान से, पहले मैं आपको समझा देता हूं। ऐसे हुआ था पहले जाइगोटीन में, युग्मपट में, फिर कुछ क्षणों के बाद ऐसे 2-2 क्रोमैटिड्स दिखाई देने लग गए थे। अब अगली अवस्था में क्या होता है? देखो मैं दिख रहा हूं ना आपको, ऐसे देखो, ये है एक गुणसूत्र की सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये है दूसरे समजात गुणसूत्र की सिस्टर क्रोमैटिड्स, लेकिन ये दोनों हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स और ये दोनों हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो समजात गुणसूत्रों की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में आनुवांशिक तत्व का आदान प्रदान होता है। इसका आनुवांशिक तत्व यहाँ जाएगा, इसका इसमें आ जाएगा। इसको कहते हैं जीन विनिमय माने क्रॉसिंग ओवर, या फिर ऐसे हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, नीचे वाली भुजाओं में भी हो सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? जीन विनिमय माने क्रॉसिंग ओवर। तो देखें सबसे पहले क्या होता है, मैंने ये बनाया, इसको हम क्या कहते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच आनुवांशिक तत्व का आदान प्रदान, और इसको हम कहते हैं जीन विनिमय माने क्रॉसिंग ओवर। और इस क्रॉसिंग ओवर के लिए क्या चीज उत्तरदायी होती है? बोलो। इसके लिए एक एंजाइम उत्तरदायी होता है और उस एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज एंजाइम। तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम का नाम जब भी आएगा वो कब आएगा? पेक्टिन में माने स्थूल पट में। अब क्या हुआ? अब अगली अवस्था में इधर ध्यान से देखिए, अभी तक हमारा ऐसा था, अब ये ऐसा हो जाएगा, चिपके हुए रहेंगे, लेकिन नीले वाले जीन्स पीले पर आ गए और पीले वाले जीन्स नीले पर आ गए। तो जिस जगह पर बेटा, जिस जगह पर ये एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं कायस्मेटा। क्या कहते हैं? कायस्मेटा। देखिए नीले वाले जीन्स चले गए यहां और पीले वाले जो जीन्स हैं वो चले गए यहां, और जिस स्थान पर ये चिपके हुए हैं उसको हम कहते हैं कायस्मेटा। कायस्मेटा प्रदर्शन माने कायस्मेटा फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहां कायस्मेटा बन गया है। कायस्मेटा है जिस पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर हुई है। अब जिस पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर हुई है ये पॉइंट धीरे धीरे शीर्ष तक चले जाते हैं, और इस डायग्राम में देखें आप, ठीक है, कायस्मेटा कहां चला गया? धीरे धीरे ऊपर टिप पर चला गया, टिप पर से छुआ हुआ है ये। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जब कायस्मेटा ऊपर चला जाए, जहां से चिपका हुआ था वो पॉइंट ऊपर चला जाए, उसको हम बोलते हैं उपांति भवन। उपांति भवन माने टर्मिनलाइजेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था है। इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही संतानों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती तो हम लोग बिल्कुल अपने माता पिता जैसे दिखाई देते। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? पूर्वावस्था 1। और अंत में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त हो जाती है। यहाँ पर जो डायग्राम दिखाया हुआ है ये वाला दिखाया हुआ है लास्ट डायग्राम, जबकि इससे पहले 4 चीजें होती हैं। तनुपट गुलदस्ता अवस्था, युग्मपट संयुग्मन, स्थूलपट जीन विनिमय, द्विपट कायस्मेटा प्रदर्शन और पारगतिक्रम उपांति भवन। तो ये चीजें अगर आपको पांचों याद हैं। और रिकॉम्बिनेज एंजाइम कौन सी अवस्था का मुख्य लक्षण है? किसका? स्थूलपट का, जहां क्रॉसिंग ओवर होती है।
चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आती है मध्यावस्था 2। मध्यावस्था 2 में वही है, गुणसूत्र जो हैं वो जोड़े के साथ मध्यावस्था पट्टिका पर लगेंगे, लेकिन यहाँ पर जो मध्यावस्था पट्टिका होती है वो डबल होती है, क्योंकि जोड़े में गुणसूत्र लगते हैं। तो इसमें आपको बस ये लिखना है, तर्कु तंतु पूर्ण रूप से निर्मित हो जाते हैं और गुणसूत्र युग्म दोहरी मध्यावस्था पट्टिका पर अपने आप को व्यवस्थित करते हैं। फिर आती है पश्चावस्था 2। पश्चावस्था 2 में क्या होता है, जो जोड़ा देखो ऐसे जुड़ा हुआ था ना, जो ऐसे जोड़ा जुड़ा हुआ था, ठीक है, ये दो, या मैंने ऐसे बना दिए, दो गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, हाँ, ये जो गुणसूत्रों का जोड़ा है इनके बीच का संयुग्मन अलग अलग होगा। गुणसूत्र का समजात गुणसूत्र के जोड़े में से एक गुणसूत्र ऊपर जाएगा और एक गुणसूत्र नीचे जाएगा। इसे हम कहते हैं क्या, पश्चावस्था 2। तो आप अपने आप लिख लीजिएगा। देखो ये एक गुणसूत्र पूरा ऊपर जा रहा है, ये एक पूरा नीचे आ रहा है, ये पूरा एक ऊपर जा रहा है, ये एक पूरा नीचे जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अंत्यावस्था। बस एक गुणसूत्र नीला वाला ऊपर पहुंच चुका है, नीला वाला नीचे पहुंच चुका है, लाल वाला बड़ा वाला ऊपर पहुंच चुका है, बड़ा वाला नीचे पहुंच चुका है। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका पुनः प्रकट हो चुकी होती हैं। इसी के साथ ही आपका क्या हो जाता है, तुरंत इसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है और दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। लेकिन ये जो दो पुत्री कोशिकाएं हैं ये हैं दो असमान पुत्री कोशिकाएं, क्योंकि इसके पास छोटा नीला बड़ा लाल है और लाल में समजात गुणसूत्र का देखो गुलाबी कायस्मेटा दिख रहा है, ये गुलाबी है और इसमें लाल का कायस्मेटा दिख रहा है, तो ये समान नहीं हो सकती। अब इसके बाद शुरू होगा आपका अर्धसूत्री विभाजन 2, जो बिल्कुल कैसा है, जो है समसूत्रण के जैसा, समसूत्रण जैसा। तो इसको अलग से लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसके चित्र को समझ लीजिए। ये देखिए ये है पूर्वावस्था, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ऐसे, ये है पूर्वावस्था 2, ये है मध्यावस्था। देखो मध्यावस्था पट्टिका पर आ गया है, मध्यावस्था 2। यहां पर इनके सेंट्रोमियर के दो टुकड़े हो गए हैं और आधे गुणसूत्र ऊपर जा रहे हैं, आधे नीचे आ रहे हैं। ये है क्या, ये है पश्चावस्था 2। और यहां पर आप देखो इसकी ये दो पुत्री की कोशिकाएं बन गई और इसकी भी दो पुत्री कोशिकाएं बन गई, लेकिन चारों पुत्री कोशिकाएं एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो ये है अंत्यावस्था 2 और इसी के साथ साथ क्या हो रहा है, इसी के साथ साथ हो रहा है कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। और हमें क्या मिल रही हैं, हमें मिल रही हैं 4 असमान पुत्री कोशिकाएं। तो इसी के साथ हमारा अर्धसूत्री विभाजन भी यहां पर खत्म होता है। यह बात ध्यान रखने की है कि अर्धसूत्री विभाजन में क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो रही है। जैसे मेरी गुणसूत्र की संख्या 46 है, लेकिन मेरे युग्मक माने शुक्राणु में कितनी होगी, 23। तो युग्मक जनन किसकी वजह से होता है, अर्धसूत्रण की वजह से। मेरी पत्नी के अंदर भी अर्धसूत्री विभाजन से क्या हुआ है, अंडाणु बने हैं और अंडाणु में कितने गुणसूत्र हैं, 23। 23 गुणसूत्र मेरे शुक्राणु में, 23 गुणसूत्र मेरी पत्नी के अंडाणु में। तो जब निषेचन हुआ तो शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन हुआ, मेल हुआ और उससे क्या बना, युग्मनज। युग्मनज में गुणसूत्र संख्या कितनी हो गई, 46। तो इसका मतलब मेरी जो संतान है उसमें कितने गुणसूत्र संख्या है, 46। तो इसका मतलब अर्धसूत्रण और निषेचन दो ऐसी क्रियाएं हैं जो हमारे अंदर गुणसूत्रों की संख्या को क्या रखते हैं, निश्चित रखते हैं। तो इसलिए ये दोनों क्रियाएं ही जीवन की आगे सततता के लिए उत्तरदायी हैं। और अर्धसूत्री विभाजन का और क्या महत्व है, विभिन्नताएं आना। जब जीन विनिमय होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, तो जीन्स का इधर उधर पुनर्संयोजन होता है, जिससे हमारे अंदर विभिन्नताएं आती हैं, हमारे अंदर अंतर प्रकट होते हैं। नहीं तो क्या होता, हम सब एक जैसे दिखाई देते है ना। जैसे अमीबा होते हैं ना, आप अमीबा को पहचान नहीं सकते, बिल्कुल अपने जन को जैसा होता है। तो ये है, तो ये क्या है, ये है अर्धसूत्रण का महत्व।
अब इस पार्ट के मैं आपको, अभी आप टाइम देख लें थोड़ा सा, थोड़ी देर और ध्यान दें इधर, मैं आपको बताऊंगा कि कुछ प्रश्न कराकर जो इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम वो क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न मैं यहाँ पर लिख रहा हूं और वो प्रश्न है, एक कोशिका जो जीवन प्रावस्था में है, एक कोशिका जो जीवन प्रावस्था में है में 20 गुणसूत्र तथा 20 तो गुणसूत्र है उसमें, और डीएनए कितना है 20 पिकोग्राम, 20 पिकोग्राम डीएनए है। ठीक है, तो निम्नलिखित के बाद पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र संख्या तथा डीएनए की मात्रा ज्ञात करें। इस तरह के क्वेश्चन नीट में आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे। किस किस के बाद? नंबर ए समसूत्रण, नंबर बी अर्धसूत्रण। तो बेटा इस तरह का जब भी प्रश्न आए तो हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए? हमारे दिमाग में चलना चाहिए कोशिका चक्र। तो हम कोशिका चक्र रफ में बना लेते हैं फटाफट ऐसे। यहाँ लिख देते हैं G1, यहाँ लिख देते हैं S, और यहाँ लिख देते हैं हम G2, और यहाँ लिख देते हैं हम M। तो हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कि जीवन की प्रावस्था में है और उसमें कितने गुणसूत्र हैं? 20। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 20 और डीएनए में लिख दिया 20 पिकोग्राम। तो एस में आएगा तो गुणसूत्र संख्या कभी बढ़ती नहीं है, तो गुणसूत्र संख्या तो 20 ही रह गई, लेकिन डीएनए का पुनरावृत्ति हुई तो 20 पिकोग्राम की जगह हो गया 40 पिकोग्राम। G2 में गुणसूत्र की संख्या तो 20 ही रही और डीएनए भी कितना रहा? 40 पिकोग्राम। M के बाद पुत्री कोशिकाओं में पता करना है, तो पुत्री कोशिकाओं में 2 पुत्री कोशिकाएं बनी, तो समसूत्री विभाजन है तो गुणसूत्र संख्या तो उतनी कितनी रहेगी? गुणसूत्र संख्या तो रहेगी 20-20। ठीक है, लेकिन डीएनए कैसा हो जाएगा? आधा आधा। तो डीएनए आधा आधा हो गया तो 20 पिकोग्राम का बाद क्या रह गया? 40 पिकोग्राम का क्या रह गया? 20 पिकोग्राम, 20 पिकोग्राम। तो देखो इधर हमारा उत्तर इसके लिए हो गया 20 गुणसूत्र और डीएनए पुत्री कोशिकाओं में कितना है? 20 पिकोग्राम। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब इसमें पूछा है अर्धसूत्रण के बाद, तो देखो हमने यहाँ भी एक रफ में साइकिल बना ली फटाफट, है ना, और हमने यहाँ पर लिख दिया G1, यहाँ पर लिख दिया S, यहाँ पर लिख दिया G2 और यहाँ पर लिख दिया M। अब यहाँ पर कितना डीएनए दिया हुआ है वो पहले मैं लिख दे रहा हूँ नीले रंग से। यहाँ दिया हुआ है 20 गुणसूत्र और 20 पिकोग्राम डीएनए। ठीक है, तो S में गुणसूत्र संख्या तो 20 ही रही, लेकिन डीएनए बढ़कर हो गया 40 पिकोग्राम। G2 में 20 रही गुणसूत्र संख्या, लेकिन डीएनए है 40 पिकोग्राम। अब अर्धसूत्रण 1 हुआ तो 2 पुत्री कोशिकाएं बनी, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मियोसिस 1, अर्धसूत्रण 1। तो इसमें आपको पता है गुणसूत्र संख्या आधी हो जाती है, तो गुणसूत्र संख्या रही 10-10 और डीएनए भी आधा हो गया, तो 20 पिकोग्राम और 20 पिकोग्राम। ठीक है, अब क्या हुआ? अब चलेगा मियोसिस 2। मैंने यहाँ लिख दिया M2। भाई M2 में जाने के लिए डीएनए पुनरावृत्ति तो नहीं होगी ना, तो डीएनए तो बढ़ा नहीं। M2 के बाद यहाँ बनी 2 पुत्री कोशिकाएं और यहाँ भी बनी 2 पुत्री कोशिकाएं। तो मियोसिस 2 अर्धसूत्रण 2 किसके बराबर होता है? समसूत्रण के बराबर। तो गुणसूत्र संख्या रही 10-10 और डीएनए हो गया इससे आधा, 10 पिकोग्राम, 10 पिकोग्राम। और यहाँ पर भी असर आ, गुणसूत्र संख्या हुई 10-10
और डीएनए बढ़ गया 10 पिकोग्राम 10 पिकोग्राम। अगर आप इस तरीके से ये प्रश्न करेंगे ना तभी आपको फायदा होगा। तो अर्धसूत्रण की पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र कितने आए 10 और डीएनए कितना हो गया 10 पिकोग्राम 10 पिकोग्राम। तो ये है हमारा उत्तर। अब चलते हैं आखिरी प्रश्न की तरफ आज के, और वो है, बहुत ध्यान से देखना प्रश्न, एक जीवाणु कोशिका प्रत्येक मिनट में विभाजित होती है। ठीक है, जिस कांच के प्याले में वो थी, जिस कांच की पेट्री प्लेट में वह वृद्धि कर रही थी, उसे वह 1 घंटे में भर देती है। 1 घंटे में भर देती है। 1 घंटे में भर देती है। तो बताएं यह पेट्री प्लेट कितने समय में, पहला पॉइंट, आधी होगी। नंबर बी 1/4 होगी। अब ये बहुत सिंपल है, ये मैं आपको बताता हूं। ये वो पेट्री प्लेट है या ये वो बर्तन है जिसमें जीवाणु की कोशिका थी और 1 मिनट में विभाजित होती है। विभाजन होने का मतलब होता है 1 के 2 होना। क्या होना? 1 के 2 होना, मतलब दुगने होना। ये पूरी पेट्री प्लेट कितने समय में भरी है? 60 मिनट में। 60 मिनट में भरी है और 1 मिनट में दुगनी होती है। 1 मिनट में कोई चीज अगर दुगनी होती है तो उससे पहले मिनट में आधी रह जाती होगी। तो इसका मतलब है कि आधी कब होगी? वो आधी होगी 60 मिनट से 1 मिनट कम में, माने 59 मिनट में। ठीक है, और आधी की आधी क्या होती है? आधी की आधी होती है 1/4। तो यहां पर मैंने लाल लाइन खींची है और यहां पर लिख दिया है 1/4। तो 60 से 1 मिनट कम में 59 मिनट में आधी, और 59 से 1 मिनट कम में आधी से आधी। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा 58 मिनट। या आप ऐसे कह सकते हो 58 मिनट में वो पेट्री प्लेट थी 1/4, 59 मिनट में 1/4 की दुगनी हो गई क्योंकि कोशिकाएं विभाजित हो गई तो आधी, और 59 मिनट में अगर आधी थी तो 60 मिनट में वो पूरी भर गई है। तो बेटा आज हमने पूरा का पूरा कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन के सारे प्रकार और सब महत्व पढ़ के और प्रश्न करके ये चैप्टर का पूरा अच्छे से रिवीजन कर लिया है, पूरा बहुत अच्छे से दोहराया है। इसको आप घर पर हैं आप पढ़ें और ये सारी पीपीटीज एक बार देखें और उसके बाद एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ के आज इसको अच्छे से अपने दिमाग में लॉक कर दें ताकि अब दोबारा आप इसको देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो बेटा हम आज के लिए इतना ही। कल हम मिलेंगे और कल जो हम पाठ अपना पढ़ेंगे वो है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। वो भी पूरा समझने वाला है, तो बिल्कुल तैयारी से आइएगा। तब तक पढ़ते रहिए और ईश्वर आपको चयन होने की, सेलेक्ट होने की शुभकामनाएं और सफलता प्रदान करे। थैंक यू।